मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राकेश कुमार परमार एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास के साथ में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एमपीपीएससी सैट के फर्स्ट पेपर की तैयारी किस तरह से की जाए इसके बारे में विस्तार से समझाया था और कहा था कि बहुत जल्दी मैं अपने प्लान्ड वीडियोस के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तो आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ फर्स्ट पेपर जो कि हमारा है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पर आधारित है ये। और समस्त विषयों के लिए ये प्रथम प्रश्न अनिवार्य होता है। इसकी स्कीम्स के बारे में हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब हम ज़्यादा देर न करते हुए हम आज अपना ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। और कॉन्सेप्ट के साथ में हम बात करेंगे कि जो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वह है कॉन्सेप्ट, अवधारणा। अवधारणा का क्या अर्थ है, अवधारणा किसे कहते हैं और अवधारणा बाकी अन्य चीजों से किस प्रकार से भिन्न है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा आइडिया को, है ना। आइडिया या विचार, विचार क्या होता है, क्योंकि जब आप विचार और कॉन्सेप्ट इनके बीच के डिफरेंस को और इनके बीच जो आपस में निर्भरता है उसको यदि आप समझ पाएंगे तो ये पेपर के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हल करने में आप पूरी तरह से सफल होंगे, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब हम बात करते हैं कि आइडिया क्या है ना, तो आपके मन में कभी कभी कोई अचानक से कोई एक विचार उठता है ना, तात्कालिक रूप से। तो तात्कालिक रूप से इन्हें बिना किसी विशेष ज्ञान के या एक तात्कालिक प्रवृत्ति के रूप में यदि कोई आपके पास आपके मस्तिष्क में किसी समस्या के विचार, उसका सॉल्यूशन आदि के बारे में आपके दिमाग में कोई विचार उत्पन्न होता है, आप कुछ सोचते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइडिया। तो आइडिया जो होता है वो बेस्ड होता है वाच थिंकिंग एंड कॉग्निटिव, है ना। यहाँ इसका वाच थिंकिंग का मतलब है अस्पष्टता, उसमें कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है विचार उत्पन्न होता है। तो विचार का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये बेस्ड होता है अस्पष्ट सोच, यानी अस्पष्ट या तात्कालिक कोई विचार आया है और कॉग्निटिव फिनोमेनन है, कोई एक ऐसी संज्ञात्मक कोई घटना घटित हुई है और उस घटना के कारण आपके दिमाग में एक सहज भाव से जो उत्पन्न हुई विचार, वही आपका आइडिया कहलाता है। आइडिया के बारे में जो दूसरी बात हम कहते हैं या इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है कि आइडिया जो है वो एक व्यक्तिगत, है ना, इंडिविजुअल्स जो होता है उसके मानसिक प्रयास या उसके मस्तिष्क में जो प्रयास उत्पन्न हुआ है वैचारिक, वो है आइडिया। तो आइडिया के बारे में जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इट इज द इंडिविजुअल्स मेंटल एफर्ट, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मानसिक प्रयास, हम जिसे हम आइडिया कह सकते हैं। आइडिया के बारे में तीसरी जो बात आती है तो वो ये है कि आइडिया डजंट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन, है ना। आइडिया जो अगर किसी के दिमाग में आया है तो उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होती। भाई मेरे मन में आया तो आया, इससे मैं इसको ये थोड़ी ना किसी दूसरे को कह सकता हूँ कि भाई क्यों आया क्यों नहीं आया। भाई
ये एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है, बस ये एक तात्कालिक, जैसे किसी को बहुत सी बार ऐसे होता है ना कि हम मित्रों का कोई समूह हो या पारिवारिक समूह हो और कोई एक समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है और अचानक से एक व्यक्ति कहता है अरे हम ऐसा कर लेते हैं, तो अब भाई ऐसा कर लेते तो वो विचार केवल उसी में आया ना, ग्रुप में बाकी भी तो लोग उपस्थित थे उनके इसमें तो नहीं आया, तो ये उसके लिए उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता भाई ये तेरे ही मन में क्यों आया, है ना? तो इट डजंट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। फिर इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि आइडियाज जो होते हैं वो मोर इम्पल्सिव होते हैं, यानी बहुत ही आवेग, यानी बहुत तेज गति से आते हैं, और यानी इनकी जो जीविका रहती है, यानी इनका जो असर जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होते हैं। मोर इम्पल्सिव यानी आवेगिक होता है ना, इम्पल्सिव आवेगिक या सामूहिक, है ना। वैसे सामयिक के लिए जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उसके लिए हम सामयिक के लिए मोमेंटम वर्ड यूज करते हैं, और इम्पल्स के लिए हम हिंदी में यूज करते हैं आवेग। तो एक मतलब बहुत तेज गति से ये विचार पैदा होते हैं, और जितनी तेज गति से पैदा होते हैं उतनी ही तेज गति से ये खत्म भी हो जाते हैं यदि हम इन्हें मूर्त रूप न दें। तो मोर इम्पल्सिव है। अब दूसरे इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि आइडिया कम्स आफ्टर ए सिचुएशन, यानी हर बार थोड़ी ना आइडिया आपके पास आ जाएगा, कोई एक स्थिति होगी, है ना, और आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपके सराउंडिंग्स में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उन घटनाओं को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपके दिमाग में कोई विचार पैदा होता है तात्क्षणिक, उसको हम क्या कहते हैं, आइडिया कहते हैं। तो आप देखें आइडिया के बारे में क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन वाच थिंकिंग एंड कॉग्निटिव फिनोमेना, अस्पष्ट विचार और एक कोई सामूहिक घटना है उसके कारण पैदा होते हैं। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मस्तिष्क के प्रयास कह सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये अधिक इम्पल्सिव होते हैं, है ना, और किसी एक सिचुएशंस के बाद ही पैदा होते हैं। उसके पश्चात ये अवधारणा की जब हम बात करें तो अवधारणा जो है इसकी जस्ट विपरीत है। आप देखिए कि ये वाच थिंकिंग अस्पष्ट विचार है और एक सामयिक घटना है उसके कारण से पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स में ये चीज नहीं होती है। तो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं, गणनात्मक होते हैं, साथ ही साथ ये एक्सपेरिमेंटल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल इंटरप्रिटेशन। यानी आप जब इसको कंपेयर करते हैं आइडिया से, तो आप देखें कि आइडिया जो होता है वो वाश थिंकिंग और कॉग्निटिव फिनोमेना अस्पष्ट विचार है, लेकिन अवधारणा कभी भी अस्पष्ट नहीं होती, वो बिल्कुल क्लियर होती है। और उसकी क्लैरिफिकेशन या उसकी क्लैरिटी कब आएगी? जब आप कैलकुलेटिव और एक्सपेरिमेंटल यानी गणनात्मक और प्रायोगिक, है ना, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, गणना और प्रायोगिक, यानी आप उसको प्रयोग के द्वारा उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, तब जाके वो अवधारणा कहलाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर इन आइडियाज के बारे में हम क्या कह रहे थे कि इट इज इंडिविजुअल मेंटल एफर्ट्स, एक व्यक्तिगत मस्तिष्क का प्रयास है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स में ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारे व्यक्तियों के समूह से उत्पन्न होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। यानी आप जैसे अभी मैंने कहा कि भाई हमारे सामने कोई समस्या, मित्र हैं हमारी मित्र मंडली और कोई एक समस्या हमारे सामने आई, एक ने कहा कि हम इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उससे सहमत ना हो और तीसरा और भी अलग विचार रखता हो, तो फिर होता क्या है, हम तीन चारों मिलकर उस पर विचार करते हैं और एक कंक्लूजन पर अराइव करते हैं। तो वहां पर वो क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए। तो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में आते हैं। फिर आता है आइडिया में हमने क्या कहा कि इट डजंट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन, इसको किसी भी प्रकार की व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सप्लेनेशंस की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, इट रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन, यानी इसको
व्याख्या की आवश्यकता होती है। और फिर इट इज मोर इम्पल्सिव देन इट इज द लेस इम्पल्सिव। ये एक सिचुएशन या सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आता है कम्स आफ्टर द आइडिया, है ना। पहले यानी यहाँ पर आप देखिए एक बहुत स्पष्ट चीज मैं आपको कर दूं कि कॉन्सेप्ट्स और आइडिया में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि आइडिया पहले आएगा और कॉन्सेप्ट हमेशा बाद में आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए देन आइडिया, नहीं। आप इसको इस तरह से समझें कि न्यूटन ने ग्रेविटेशंस के बारे में हमें बताया, है ना। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशंस के बारे में बताया तो न्यूटन के सिर पर क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे बैठा, ऐसे कहा जाता है, वास्तव में इतनी ऐसा कुछ है नहीं, उसको स्टोरी टाइप बना दिया गया। तो भाई ये सेवफल नीचे गिरा, तो सेवफल नीचे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में जो फर्स्ट टाइम आया वो आइडिया था कि भाई ऐसा ये सेवफल गिरा, इसके पीछे ये, लेकिन उसको लोगों ने तत्काल तो स्वीकार नहीं कर लिया। उसने बकायदा बहुत सारी कैलकुलेशंस की, एविडेंसेस कलेक्ट किए, देन उसके बाद जाके उसने कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का। तो आइडिया जो होता है वो आपका पहले आएगा और कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा बाद में आता है। तो इस तरीके से मैं ये समझ सकता हूँ, ऐसा सोच सकता हूँ कि आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स पर आते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये अब हम समझेंगे, क्योंकि हमने पहले डिफरेंस पहले क्लियर किए। किसके बीच में हमने डिफरेंस क्लियर किए? आइडिया के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। क्योंकि अगर ये डिफरेंस ही क्लियर नहीं होगा, बेसिक चीजें हमारे पास नहीं होगी, तो हम आगे उलझ जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट क्या है ना। क्योंकि आपको ये तब चीज क्लियर हो गई कि आइडिया क्या है, और आइडिया के बारे में हम कोई बात भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हो रहा है? आइडिया से ही तो पैदा हो रहा है। तो आइडिया के बारे में तो अब हम सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की। तो कॉन्सेप्ट्स है क्या वास्तव में? कॉन्सेप्ट हम किसको कहें? तो कॉन्सेप्ट्स जो है, अभी हमने आइडिया के बारे में क्या कहा कि भाई आइडिया जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्विंग सराउंडिंग्स, है ना, और सिचुएशंस। तो ये कहाँ के ऑब्जर्विंग्स हम कर रहे हैं? रियल वर्ल्ड की घटनाओं को कर रहे हैं ना। तो वास्तविक संसार में, रियल वर्ल्ड में, वास्तविक विश्व में, हमारे परिवेश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर हमारे दिमाग में जो अस्पष्ट थिंकिंग आती है वो हमारा आइडिया है। लेकिन जब ये रिफाइंड हो जाता है, ये इसका कहना चाहिए कि रिफाइनमेंट होता, बार बार परिष्करण होता है, तो परिष्कृत होकर आइडिया जो है, बहुत सारे आइडियाज आते हैं और उन सब का फिर रिफाइनमेंट होता है और उनके परिष्करण से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो वास्तव में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट्स आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट्स आर ब्रॉड आइडियाज, व्यापक विचार, है ना। ब्रॉड आइडियाज या व्यापक विचार हैं, ये सार्वभौमिक है ना। तो ऐसे व्यापक विचार, कौन से व्यापक विचार? जो हमारे रियल वर्ल्ड, वास्तविक जीवन की घटनाओं को या हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में एक व्यापक विचार जब विकसित होता है, रिफाइंड हो जाता है, तो वो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होता है? कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो अब हम कॉन्सेप्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स करें। तो कॉन्सेप्ट वास्तव में क्या है? तो कॉन्सेप्ट जो है वो घटनाओं को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। तो पहली चीज जो है कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि इट आइडेंटिफाई, है ना, ये क्या करता है? पहचान करता है। किन की पहचान करता है? घटनाओं की। क्योंकि वास्तव में ये व्यापक आइडियाज जो आए कहाँ से आए? ऑब्जर्विंग रियल वर्ल्ड फिनोमेना से आए ना। तो आइडेंटिफिकेशन जो है या आइडेंटिफाई करना, ये अवधारणा का एक गुण है। देन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? डेफिनेशन होती है, डिफाइन किया जाता है।
तो सेकंड जो आता है वो आपका होता है परिभाषा, डेफिनेशन या डिफाइन करना। देन डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको व्याख्या करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे और आप इसके लिए बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है तो तत्काल आपको पता चल जाए। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है एमपीपीएससी सेट को क्रैक करना और बहुत अच्छे नंबर लेकर आना। हमारा टारगेट 80 प्लस है और हम 80 प्लस टारगेट्स तक बिल्कुल पहुंचेंगे। तो यहां पर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना, कि कॉन्सेप्ट्स है क्या वास्तव में और उसमें क्या किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये मैंने आपको कुछ विशेषताएं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताए हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। तो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आर दी ब्रॉड आइडियाज, व्यापक विचार हैं, है ना। और ये व्यापक विचार हैं, और ये व्यापक विचार किसके बारे में है, हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं के बारे में। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम, फिर डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, एंड देन डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं, तो ये सब किसके बारे में है, तो आप देख ले कॉन्सेप्ट किसके बारे में है, रियल वर्ल्ड के बारे में है ना, वास्तविक जीवन की घटनाओं के बारे में। तो क्या कोई भी ब्रॉड आइडियाज, अब ब्रॉड आइडियाज हमने कहा ना कि व्यापक विचार, तो व्यापक विचार से यहाँ क्या अर्थ है, तो व्यापक विचार से यहाँ पर ये अर्थ है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल, यानी जो भौगोलिक परिसीमाएं होती हैं, है ना, जियोग्राफिकल, हिंदी में हम इसे को क्या कहेंगे, भौगोलिक। तो वो आइडियाज, कौन से आइडियाज, ब्रॉड आइडियाज, जो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं अब आपके एक अवधारणा में। तो ये जो है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, देन आता है आपका कल्चरल बाउंड्रीज, है ना, सांस्कृतिक सीमाएं, देन फिर आता है आपका टाइम, समय, है ना, समय की सीमाओं में किसी भी कॉन्सेप्ट्स को आप बांध नहीं सकते हैं, ये इन सब से क्या है, परे हैं, है ना, समाज, है ना, उससे भी परे हैं, है ना, और साथ ही साथ रिलीजियन, ध्यान रखिए धर्म से भी परे हैं। क्यों, क्योंकि हर एक धर्म के अपने धार्मिक विचार हो सकते हैं, है ना। तो धार्मिक जो है, धर्म से संबंधित वो विचार होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा, आपका रिलीजन की सीमाओं से परे होगा। फॉर एग्जांपल कि हम अगर भारतीय संदर्भ में हम बात करें, तो भारतीय संदर्भ में हम सूर्य को एक देवता कह रहे हैं कि भाई सूर्य एक देवता है ना, और धरती हमारी माता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या सूर्य के बारे में यही बिलीफ अदर रिलीजन्स के लोग महसूस करते, नहीं। लेकिन जब हम ये कहें कि सन इज अ स्टार, सूर्य क्या है, एक तारा है ना, तो तारों के बारे में हमारे जो अवधारणाएं हैं वो कोई भी स्टार होगा सब पे एप्लीकेबल होगी। तो सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है, ये तारों के अवधारणा के जो पैरामीटर्स हैं, तारों के बारे में जो हमारा ज्ञान है, हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे जो आइडियाज हैं, वो सब उस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो चाहे वो हम क्रिश्चियनिटीज की बात करें, चाहे हम इस्लाम की बात करें, चाहे हम ज्यूस की बात करें, हम किसी धर्म के अनुयायी हों, तारा सूर्य तारा ही है, ठीक है। लेकिन धार्मिक विचार की बात करें तो हर धर्म के अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो विचार जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में बंधे हो सकते हैं, कल्चरल वैल्यूज हो सकती हैं, टाइम लिमिट्स हो सकती हैं। अब समय, कैसे समय, भाई आज से 1 शताब्दी पहले, 2 शताब्दी पहले कोई विचार था, लेकिन आज वो क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया। तो कॉन्सेप्ट बनने के बाद उसमें बड़ा बदलाव नहीं आएगा, है ना। तो जो भी ब्रॉड आइडियाज भौगोलिक परिसीमाओं से परे हो, सांस्कृतिक मूल्यों से परे हो, समय की सीमाओं से परे हो, सामाजिक परिवेश से परे हो,
धार्मिकता से परे हों, वही कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं। तो अवधारणाएं जो होती हैं ये, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं या हम सेट की एग्जाम्स दे रहे हैं तो हमारे लिए धारणाओं की क्यों आवश्यकता है। तो धारणाएं हमारे लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि धारणाएं जो होती हैं वो एक आधारभूत आवश्यकता है। ये आधारभूत नींव का निर्माण करती है ना। ये कोई भी फंडामेंटल फाउंडेशंस जो है वो किस पर बेस्ड होती है, आइडियाज पर बेस्ड नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना आपको कि आइडियाज जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, टाइम बाउंड्री में लिमिटेड हो सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, है ना, धर्म के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो इन सब सीमाओं से परे होते हैं। तो लर्नर यानी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बीइंग ए टीचर से तो हमारा काम क्या है, सर्वांगीण विकास करना है, किसका, लर्नर्स का या स्टूडेंट्स का। तो आधारभूत नींव का निर्माण करते हैं, ये फंडामेंटल फाउंडेशंस का फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट जो है वो आवश्यक है। तो इस तरह से मैं ऐसा मानता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफी कुछ चीजें अब जो है क्लियर हो गई होंगी कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बेसिक चीजें ली। अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट्स के टाइप पर, है ना, कि कॉन्सेप्ट्स जो होता है या अवधारणा जो होती है उसके कितने प्रकार हैं। तो कॉन्सेप्ट्स जो है या अवधारणा जो है ये दो प्रकार की होती हैं, है ना, मुख्य तौर पर। यहाँ है ना, देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों और अलग अलग लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, लेकिन हम बहुत ऐसी जो सर्वव्यापी तौर पर स्वीकार कर ली गई चीजें हैं हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कैसे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स दो टाइप के होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स का जो पहला टाइप है वो है आपका सेंसरी, है ना, सेंसरी कॉन्सेप्ट, यानी इसको हम कहेंगे संवेदी अवधारणा, यानी जो संवेदनाओं पर आधारित है। और इसका जो दूसरा जो टाइप है, तो सेकंड टाइप जो है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, है ना, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, है ना। अब आप इन दो शब्दों को पकड़ लें तो आप बहुत आसानी से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएंगे। संवेदी, संवेदना, है ना, जैसे सेंसेशन होता है ना। मान लिया सपोज करो कि आप किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आते हो तो तत्काल आप वहां से अपना हाथ हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हो? क्योंकि आपकी हाथों को या आपकी स्किन को या आपको बॉडी को उसका क्या होता है, सेंसेशन होता है। मान लिया कि कोई गंध है तो आप नाक के द्वारा उस गंध को महसूस करते हैं, या कोई आवाज है तो कान के द्वारा आप क्या करते हैं, उस आवाज को सुनते हैं। आंखों के द्वारा आप क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं। तो जहां पर भी सेंसरी ऑर्गन्स का यूज हो रहा है ना, वह सब आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, सेंसरी कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, संवेदी अवधारणाएं। तो संवेदी अवधारणाएं वो हैं जो डिटेक्ट होती हैं, किसके थ्रू डिटेक्ट होती हैं, थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स, संवेदी अंगों के द्वारा। यानी जहां पर जिन धारणाओं के ज्ञान या जिन धारणाओं की अनुभूति या जिन धारणाओं का पता आपको अपने संवेदी अंगों से चलता है उसे हम कहते हैं संवेदी अवधारणा। लेकिन जो हमें दिखाई ही नहीं देती है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, जिसका कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो वो कहलाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा। अब ये जो संवेदी अवधारणा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी बात मोटे तौर पर दो विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली विशेषता है कि ये क्या होती है, आपकी टेंजिबल होती है ना। टेंजिबल मतलब कि मूर्त, ये दिखाई देती है ना। जैसे सपोज करो कि हीट है ना, तो हीट आप सेंसरी ऑर्गन से उसको सेंसेशन तो करेंगे, लेकिन सामने आपको सोर्स भी तो दिखाई देगा ना, तो आप उसको देख पा रहे हो, है ना। इसी प्रकार से लाइट है, प्रकाश है। तो लाइट जो है, तो लाइट आपके सेंसरी ऑर्गन आईज हैं,
आंख है, आंख से आपको वो महसूस हो रहा है, लेकिन वो लाइट आ कहाँ से रही, वो सोर्स। अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो आंख जैसे ही आप बंद की तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा, तो उस स्थिति में प्रकाश का स्रोत भी आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मान लिया कि उसी दौरान सपोज करो कि कोई ऊष्मा का स्रोत है, तो आपको पता चल जाएगा, भले आपने आंख बंद कर ली। तो आप देखो कि ऊष्मा का पता करने के लिए आपको आंख की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रकाश का पता करने के लिए आंख की आवश्यकता है। तो जो भी टेंजिबल चीजें होती हैं, अमूर्त, और यहाँ पर अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो वो वैसे ही अमूर्त है ही सही, पर टेंजिबल के साथ में अगर हम बात कर ले तो हम उसको कह सकते हैं इनटेंजिबल, अमूर्त है वो, है ना। तो ये हमारे अमूर्त हैं। फिर आता है सेकंड जो चीज होती है वो है विजिबिलिटी। तो जो संवेदी जो होती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, विजिबल होती है, दृश्य रूप में ना उनको हम देख सकते हैं, है ना। और ये हमारे क्या होती है, इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार की अवधारणाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये जो दो प्रकार की अवधारणा है, इन दो प्रकार की अवधारणाओं में आप देखें कि सेंसरी, है ना, और दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। तो सेंसरी जो अवधारणाएं हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम स्पष्ट करते हैं या उनको पहचान पाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट जो होती हैं वो अमूर्त होती है, इनविजिबल होती है। अब यहाँ पर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि हमें कैसे क्लियर हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सेंसरी है और कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो अमूर्त है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज बाय द डॉक्टर, है ना, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, है ना, डायग्नोस करना, है ना, निदान, किसका निदान करना, रोगों का निदान करना। तो जब हम रोगों का निदान करते हैं तो रोगों का निदान करते हैं तो डॉक्टर्स, है ना, किसी को बुखार है, किसी को दर्द है, तो दर्द है तो दर्द की उसको अनुभूति हो रही ना, संवेदन, उस एक सेंसरी ऑर्गन्स है जो उसको बता रहा है कि दर्द कहाँ है ना? तो डॉक्टर उसका निदान जब करता है तो उसकी एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर, क्योंकि कॉन्सेप्ट कब बनता है, जब कोई एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर, ब्रॉड आइडियाज तो हमने पिछले पढ़ लिए, लेकिन वो आइडियाज एक सिस्टमैटिक वे में जब कवर किए जाते हैं तब जाके वो कॉन्सेप्ट बनता है। तो जो आपका सेंसरी कॉन्सेप्ट है, तो सेंसरी कॉन्सेप्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है डायग्नोज करना, किसी डिजीज को डायग्नोज करना डॉक्टर्स के द्वारा। तो वो जब डायग्नोज करता है तो वहां पर जो जो चीजें वो यूज करेगा, वो सारी चीजें आपके किस में आएंगे, सेंसरी कॉन्सेप्ट्स में आएंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो है, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में क्या है, जो दिखाई न दे, जैसे मैनेजमेंट की, है ना, प्रबंध की अवधारणाएं, है ना, मैनेजमेंट और लीडरशिप। तो ये लीडरशिप और ये चीजें जो हैं, नेतृत्व की क्षमता, और ये तो ये अमूर्त होती हैं। तो ये आपके दो एग्जाम्पल्स हो गए किसके, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के, और आपका ये हो गया आपका सेंसरी कॉन्सेप्ट्स का। तो ये हमारे पास थे कॉन्सेप्ट्स के टाइप। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स को जो है वो टीच कैसे किया जाता है ना। सो अब हम आते हैं हाउ टू टीच कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं का अध्यापन कैसे कराया जाए, हाउ टू टीच कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए हम अभी तक क्या समझ चुके हैं, हम आइडिया और कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंस को समझ चुके हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को परिभाषित कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स की लिमिटेशन समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, है ना, और कॉन्सेप्ट्स के टाइप्स हम पढ़ लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया कैसे जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने की 3 स्टेप्स हैं, देयर आर 3 स्टेप्स। तो इन्हें हम कहेंगे चरण। तो कॉन्सेप्ट्स के पढ़ाने के 3 चरण होते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 2, है ना, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप्स के बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप। 3 चरण होते हैं जिनके द्वारा हम विद्यार्थियों को या किसी भी लर्नर को कॉन्सेप्ट
क्या है ये हम बता सकते हैं, ये उसे हम पढ़ा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है, इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को परिभाषित करते हैं। ये पहला चरण है जब हम किसी को कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाते हैं। और कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन करना है ऑलरेडी हम अब देख चुके हैं। सेकेंड स्टेप्स में हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन हम उसको अब क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड के कुछ एग्जाम्पल्स हम समझाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड, है ना, एग्जाम्पल्स। हम उसके सामने क्या करते हैं, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उससे उसको बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, तो वो क्लैरिफाई हो जाता है। देन थर्ड आता है हमारा एनालॉगी, डिजाइन एनालॉगी, है ना, डिजाइन एनालॉगी। अब ये जो चीज है कि डिजाइन एनालॉगी, तो एन डिफाइन आपको समझ में आ ही गया, परिभाषित। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन केवल एग्जाम्पल प्रोवाइड करने से तो संभव नहीं है ना कि वो आपका कॉन्सेप्ट समझ ही जाए। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक एनालॉगी डिजाइन करते हैं। तो एनालॉगी वास्तव में है क्या, पहले आप एनालॉगी का मीनिंग समझें। तो एनालॉगी में हम क्या करते हैं, यूजुअली वी कंपेयर टू कॉन्सेप्ट्स, है ना, हम दो कॉन्सेप्ट्स को यूजुअली क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर इसलिए करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट्स के जो की एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, की एट्रीब्यूट्स यानी प्रमुख विशेषताएं, किसकी, कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम क्या करते हैं, उन दो दो कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट लिया ए, एक कॉन्सेप्ट लिया हमने बी। हम क्या करेंगे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, की एट्रीब्यूट्स है, तो की एट्रीब्यूट्स क्या है कि भाई ये यूनिवर्सल होना चाहिए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, ये टाइम बाउंडेड नहीं होना चाहिए, यानी समय की सीमाओं से परे होना चाहिए, क्या ये समय की सीमाओं से परे है या नहीं है। ऐसे एक एक करके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो इट डजेंट मीन, ऐसा नहीं है कि सारे एट्रीब्यूट्स हर कॉन्सेप्ट में हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कोई विशेषताएं हो जो इन की एट्रीब्यूट्स का वायलेशन करती हो। देखिए, एक तो होता है नहीं होना, और एक होना उसका, उसके जस्ट अपोजिट होना। तो अगर मान लिया कि जो की एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, मान लिया कि सूर्य एक तारा है ना। अब सूर्य एक तारा है, ये आज की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में अवधारणा है कि भी ब्रह्मांड ऐसा ऐसा है। लेकिन आज से 50 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जाएंगे हम, तो उस समय के कॉन्सेप्ट्स अलग हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप जब उसको हर पैरामीटर पर चेक करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ की एट्रीब्यूट्स आपको वहां पर एब्सेंट मिले और कुछ की एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, एनालॉगी डिजाइन करते हैं। अब ये जो एनालॉगी डिजाइन करते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट है वो हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर डिफाइन हमने किया है ना। तो डिफाइन में पहली स्टेप जो है डिफाइन की, तो डिफाइन में हम क्या करते हैं, वही सारे चेक करते हैं कि भाई ये समय की कसौटी पर खरे उतरते हों, है ना, और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे हों, भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं से परे हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमाओं से परे हों। अब आप देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कल्चर, है ना, संस्कृति, है ना, फिर है संस्कृति और कम्युनिटी।
समुदाय, है ना, या माइग्रेशन, है ना। तो आप देखिए कि ये अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। अब कैसे कॉन्सेप्ट है भाई? संस्कृति जो होती है ये एक अवधारणा है। अब ये अवधारणा है तो अवधारणा कैसे हो गई? तो भाई ये ब्रॉड आइडियाज है ना, व्यापक विचार है। जब हम जैसे भारतीय संस्कृति की हम बात करें, है ना, तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं कि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। और इसी तरीके से हम सपोज वेस्टर्न कल्चर, या हम बात करें अमेरिकन कल्चर, है ना, या हम बात करें, है ना, ओल्ड समय की हम बात करें तो मेसोपोटामिया या जो भी सभ्यताएं हुई उनकी हम बात करें, तो भाई इंडियन कल्चर्स की जब हम बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, या अमेरिकन संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ की एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये परिभाषाओं के आधार पर खरे उतरते हैं। यानी आप हर एक को संस्कृति नहीं कह सकते हैं। संस्कृति और समुदाय में बड़ा फर्क होता है। जैसे अगर हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा व्यापक अर्थ है, लेकिन उसी अवधारणा के अंदर फिर एक समुदाय की अवधारणा आती। तो समुदाय की जब अवधारणा है, जैसे सपोज करो कि अभी एक बहुत बेसिक सा मैं उदाहरण बताऊं, कर्नाटक में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, है ना। तो कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे हैं, तो कर्नाटक के इलेक्शन में क्या हो रहा है, वहां पर एक कम्युनिटी है ना, जिसे हम कहते हैं लिंगायत, और वहां पर एक दूसरी कम्युनिटी है जिसे कहा गया है वोकालिंगा। तो अब ये जो कर्नाटक की ये जो कम्युनिटी है, तो हम ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, लेकिन हम लिंगायत को संस्कृति नहीं कहेंगे। लिंगायत के लिए हम यूज क्या करेंगे कि लिंगायत एक कम्युनिटी है, क्योंकि ये शिवलिंग की उपासना करते हैं, लेकिन ये मंदिर में नहीं जाते हैं। यदि हम हिंदू संस्कृति की बात करें तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि शवों का अंतिम संस्कार जो है वो दाह अग्नि संस्कार किया जाता है, लेकिन ये दफनाते हैं। अब आप देखो, लेकिन फिर भी हम इनको उनसे अलग मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। तो ये एक समुदाय की अवधारणा हो गई। इसी प्रकार से यदि हम जैसे इस्लाम की बात करें तो इस्लामिक कल्चर, तो इस्लामिक कल्चर कहेंगे, लेकिन उस इस्लामिक कल्चर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको उसमें शिया समुदाय मिलेगा, है ना, आपको उसमें सुन्नी समुदाय मिलेगा। या पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आपको क्या मिलेगा? बलूचिस्तान, तो बलोच संस्कृति आपको मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से बलोच समुदाय के अपने हैं, हाजरा समुदाय। तो इसी तरीके से चीन में उइगर, उइगर समुदाय है ना, एक समूह है लोगों का। तो संस्कृति, समुदाय, इसी प्रकार से माइग्रेशन, है ना, प्रवास करना। तो प्रवास करना, तो प्रवास करना भी एक अवधारणा है। क्यों अवधारणा है? प्रवास क्यों किया जाता है? तो प्रवास तो सरवाइव, यानी जीवित रह सकें एक स्थान पर। जब अगर मान लिया जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, कुछ प्रतिकूलताएं होती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पर प्रवासी मजदूर, है ना, या प्रवासी भारतीय। अब प्रवासी भारतीय, तो प्रवासी भारतीय क्यों कहा गया? क्योंकि वो कुछ समय के लिए प्रवास करते हैं फिर भारत आ जाते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो दैट इज प्रवासी। प्रवासी पक्षी, है ना, साइबेरिया से हमारे यहाँ कुछ सारस वगैरह आते हैं, तो हम उनके लिए कहते हैं कि प्रवास आए। वो वहां पर जब एक पर्टिकुलर क्लाइमेट या कुछ मौसम ऐसा होता है, तो वो उस मौसम से बचने के लिए इधर आते हैं, फिर यहाँ से वापस कुछ समय रहते हैं, फिर वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो दिस इज द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन ये एक अवधारणा है। इसी प्रकार से और भी आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं। देन स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? तो स्टेप 2 में हम एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। किस चीज के एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं? कि कौन जो है वो कॉन्सेप्ट हो सकता है और कौन कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट है या कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके हम बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये स्टेप 2 कहलाता है। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? डिजाइन एनालॉगी, एक एनालॉगी डिजाइन करते हैं
और उस एनालॉजी के बेसिस पे हम ये क्लैरिफाई कर पाते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्या है। तो आई थिंक कि आपको अवधारणा के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा टीचिंग में कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। अब हम बात करेंगे टीचिंग के मेथड्स की, हम बात करेंगे पद्धति की बात करेंगे, और यहाँ पर हम 3 पद्धतियों की बात करेंगे। तो पहली पद्धति है हमारी मोनोक्रोमेट, है ना, मोनोक्रेटिक, और सेकंड है हमारा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एंड थर्ड है लेजिस्फेयर, है ना, लेजिस्फेयर टीचिंग, है ना। ये है हमारी पहली पद्धति है ना। ये है एक तंत्रात्मक, है ना, एक तंत्रात्मक शिक्षण। पे ये है हमारा लोकतंत्रात्मक शिक्षण, और ये है हमारा स्वतंत्र शिक्षण। स्वतंत्रात्मक, सबको ऐसा लिख रहे थे इसको। तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, है ना। पहला है मोनोक्रेटिक, फिर है आपका डेमोक्रेटिक, और उसके बाद आपका है लेजिस्फेयर, है ना, स्वतंत्रतात्मक। अब ये पढ़ने के पहले हम कुछ दूसरी चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जब तक हम, क्योंकि हमको यहाँ पर समझना है, तो उसको समझने के लिए मोनोक्रेटिक आप खुद आगे रह के फिर बता पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा टीचिंग हम करते हैं। तो मोनोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर टीचिंग, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी हम केवल टीचिंग के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो टीचिंग का जो हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें कि टीचिंग जो है ना, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के गोल्स क्या है, उद्देश्य क्या है ना, क्यों टीचिंग किया जाता है भाई। तो टीचिंग के जो गोल्स या उद्देश्य की हम बात करें तो एक एक उद्देश्य करके हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, स्टूडेंट यानी लर्नर जो होता है उसके एकेडमिक और बिहेवियरल डेवलपमेंट। पहला क्या है, एकेडमिक, बिहेव, अकादमिक, है ना। भाई जो लर्नर हमारे पास आया है, जो स्टूडेंट्स आया है, उसका क्या होना चाहिए, अकादमिक विकास होना चाहिए। देन उसका बिहेवियरल, है ना, व्यवहारिक विकास होना चाहिए, व्यवहारिक विकास होना चाहिए, है ना। देन उसका मॉरल या चारित्रिक विकास, है ना, कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं उसमें चरित्र का विकास होना चाहिए, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज, है ना, मॉरलिटी या नैतिक गुणों का विकास, है ना। देन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल डेवलपमेंट,
उसका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, लेकिन वास्तव में यही हमारे टीचिंग के उद्देश्य हैं। तो हम एकेडमिक, बिहेवियरल और इन सबको हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। किसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए? लर्नर का, यानी हमारे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो टीचिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? उसके कई एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास करना, ये हमारे टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो यहाँ पर जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो इसको करने की एक प्रोसेस होगी, कुछ लेवल्स होंगे, क्योंकि आप देखिए ना कि एकेडमिक है या बिहेवियरल है, चरित्र है, नैतिक, मानसिक, सामाजिक, तो ये कोई एक साथ तो होगा नहीं भाई। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनमें कुछ क्रोनोलॉजी होगी ना। ये सारी चीजें क्या होती है, क्रमिक विकास है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें एक साथ आ जाएगी, है ना। तो जब हम सर्वांगीण विकास करते हैं तो सर्वांगीण विकास जो होता है ये कैसा होता है? क्रमिक विकास होता है। यानी क्रमिक विकास का मतलब है कि इसमें कुछ एक क्रमबद्धता पाई जाती है, और इस क्रमबद्धता के आधार पर ही हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाते हैं। तो अगर ये क्रमबद्धता है तो इसी क्रमबद्धता को हम क्या कहते हैं? लेवल्स ऑफ टीचिंग, है ना। शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर। तो ये हमारा, यहाँ पे मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूं। तो ये हमारा पार्ट 1A है, ठीक है, पार्ट 1A ऑफ यूनिट 1। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बचे हुए से जो जिसमें हम स्पेशली, क्योंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग और ये सब जरूर से जरूर आता है, तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए, है ना। लेकिन आप मुझे अपने सुझाव, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकूं। मैं यहाँ पर कोई बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, कारण हमने अभी देखेंगे, आप जब YouTube पर जाएंगे तो आपको इतने मैराथन मैराथन मैराथन, अरे भाई ये कोई मैराथन दौड़ थोड़ी ना है कि एक साथ सबको दौड़ा दो, एक साथ नहीं। हम सिस्टमैटिकली हम बात करेंगे। तो पार्ट 1A कंप्लीट हुआ है हमारा, और आज शाम को मैं जो है पार्ट B अपलोड करूंगा। तो रेगुलरली अब आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और यदि मेरा ये वीडियो कॉलेज के प्रोफेसर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने PG क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।